अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। लेसन 6 तक हमारा कवर हो चुका था। लेसन 7 अपलोड नहीं कर सकी एंड आई थॉट यू गाइस वुड कवर दिस लेक्चर ऑन योर ओन, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स दे वांट दिस लेक्चर, इस वजह से ये लेक्चर जो है वो दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ चलेंगे। छोटा सा लेक्चर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने आगे डिस्कस करनी है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे फर्दर जो है वो आपको बताया जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स। टॉपिक 30 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताया गया व्हाट इज़ टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है। फिर भी हम देख लेते हैं कि टेस्टिंग जो होता है ये एक टूल की तरह होता है जो चेक करता है कि हम क्या जानते हैं, हम क्या सीख चुके हैं। ठीक है, टेस्ट किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये रिटन भी होता है, ये ओरल भी होता है। ठीक है, किसी भी तरह से हमारी एबिलिटी को चेक करना है जो टेस्ट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास इवैल्यूएशन आ जाता है। इवैल्यूएशन जो होता है इसमें जजमेंट शामिल होती है। ठीक है, किसी क्राइटेरिया, किसी एविडेंस की बेस पर जो है वो जज किया जाता है किसी भी पर्सन की जो प्रोग्रेस होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाता है। ये टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। मतलब कि अगर आप टेस्ट लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तो आपको एक ही जैसा सिमिलर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिलायबल है। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं कि हम कंसिस्टेंटली जो है वो टेस्ट ले रहे हैं और हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास हमारा टेस्ट रिलायबल हुआ। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप्स या 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं रिलायबिलिटी के, जिनमें हमारे पास इक्विवेलेंस है, स्टेबिलिटी है और इंटरनल कंसिस्टेंसी है। अब अगर हम इक्विवेलेंस की बात करें तो एक ही टेस्ट लेने के दौरान जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए, सिमिलर रिजल्ट्स आए। ठीक है, स्टेबिलिटी में क्या होता है कि वक्त के साथ जो स्कोर्स होते हैं वो एक जैसे देता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि टेस्ट हमारा स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इसमें। उसके बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि मेक श्योर करना कि सारे सवाल जितने भी टेस्ट में हैं वो एक ही, यानी कि सेम स्टफ़ के बारे में हो, एक ही चीज़ के बारे में, उससे रेलिवेंट ही हो, कोई आप कह लें इररेलेवेंट मटेरियल ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है अगर आप ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं रिलायबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैलिडिटी आ जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि टेस्ट में बहुत दफ़ा रिपीट होती है। इन सिंपल वर्ड अगर वैलिडिटी की बात करें, ठीक है, तो ये इससे रेलेवेंट होता है कि जो पूछा जाए, ठीक है, टेस्ट उससे रेलेवेंट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर टेस्ट लिसनिंग स्किल का है, ठीक है, तो इसको सिर्फ मेजर करना चाहिए कि आप कैसे सुनते हैं, ठीक है, सही से। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में होना चाहिए, ना कि आपका रिटन मटेरियल जो है, आपके रिटन कोई चीज़ है उसको देख रहे हैं या आपकी ग्रामर को देख रहे हैं। तो वैलिडिटी जो होती है इसमें मेक श्योर करना होता है कि अगर आप लिसनिंग स्किल के बारे में पूछ रहे हैं तो सिर्फ उसी से रेलेवेंट हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आ जाती हैं, जो कि 7 तरह की टाइप्स हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप लोगों ने वो नाम याद कर लेने हैं। और वैलिडिटी क्राइटेरिया जो है ईएफएल एग्ज़ाम में वो भी 6 तरह की गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं, उनके भी आप लोगों ने जस्ट नाम याद करने हैं। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक 31 आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में जो है वो रिपीट हो सकता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट है। तो ये सारे हैं, आप लोगों को 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट देती हूँ, तो उससे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग आ जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग बेसिकली देखा जाता है कि कोई पर्सन कितना ज़्यादा माहिर है लैंग्वेज में, अगर तो ये लैंग्वेज रिलेटेड टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारी जनरल एबिलिटी देखी जाती है, हमारी ग्रामर भी देखी जाती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी देखी जाती है। हर चीज़ के लिहाज से एक बंदा, एक पर्सन, एक लर्नर जो है वो माहिर होना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होती है। उसके अलावा जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होती है, अगली सेकंड जो थर्ड लाइन है उनमें वो बता रहे हैं कि चेक करती है कि मुख्तलिफ जो लैब्स हैं, जगह हैं, वो मखसूस टेस्ट जो है वो कितनी अच्छी तरह से कंडक्ट करती हैं, लेती हैं। तो उन सब के ऊपर भी जो है फोकस करता है। बाकी यहाँ पर सारा एक्स्ट्रा मटेरियल बताया गया है, आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। बाकी इनफ है जितना मटेरियल हाईलाइट किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट आ जाता है। ये बेसिकली अचीवमेंट से रेलेवेंट है। ठीक है, कि आप कितना अचीव कर चुके हैं। तो इसी तरह जो स्किल हम में डेवलप हुआ है, ठीक है, इसको हम किस तरह हासिल कर चुके हैं, ये क्या हमने हासिल किया है। ठीक है, ये हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। अब इसकी हमारे पास फर्दर आगे से 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास फाइनल अचीवमेंट टेस्ट है और एक हमारे पास प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट है।
अगर तो हम फाइनल अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो ये एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। फॉर एग्जांपल आपके फाइनल एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, तो उनकी बेस पर आपके नंबर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम फाइनल अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें सिलेबस दे दिया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट में हमने उसको उतने मंथ्स में कवर करके रिजल्ट्स देने होते हैं, तो उसको हमारी अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। और फाइनल अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द कोर्स होते हैं। अगर हम प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो ये हमारी जो प्रोग्रेस होती है, फॉर एग्जांपल डेली रूटीन में हमारे कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं, हमारे मिड टर्म्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रोग्रेस होती है, ठीक है, इसको हम प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट्स होता है, वो हमारे पास फाइनल अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं। ये कोर्स के स्टार्ट पर होता है और एक तरह से आप कह सकते हैं एक मैप की तरह होता है, जो शो करता है कि स्टूडेंट कहाँ अच्छा है, कहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी वीकनेस वगैरह, उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह, ठीक है, उन सबको जो है वो देखता है, ठीक है, और उनके बारे में जो है वो मदद फ्राहम करता है स्टूडेंट्स को, लर्नर को, ठीक है। इसी तरह टीचर्स जो होते हैं उनको भी हेल्प मिल जाती है, वो भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो वो लेसन प्लान करते हैं और इस तरह से हर स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो है सिलेबस डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट टेस्ट आ जाता है। प्लेसमेंट टेस्ट जो होता है इसमें स्टूडेंट को प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल उसकी एबिलिटी पहले चेक की जाती है, फिर उसकी एबिलिटी की बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि उसको बिगिनर लेवल पर रखना है, एडवांस्ड लेवल पर रखना है, इंटरमीडिएट लेवल पर रखना है, ठीक है, तो इसको हम प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं। तो ये सारा हमारे पास प्लेसमेंट टेस्ट था। उसके बाद 4 कंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं प्लेसमेंट टेस्ट की। हमारे पास डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट है, डिस्क्रीट वर्सेस इंटीग्रेटिव टेस्टिंग है, नॉर्म रेफरेंस वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस है और ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव है, ठीक है। सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग लेंगे तो आप लोगों को ये इजी लगेगा, अदरवाइज़ में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट टेस्ट लिया जाता है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, उसको असेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्पीकिंग स्किल हमने चेक करनी है तो हम कहेंगे कि आप जो है वो इसके ऊपर बोल कर दिखाएं। अगर हमने किसी की रिटन एबिलिटी चेक करनी है तो हम उसे कोई ऐसे लिखने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट टेस्टिंग इसमें शामिल होती है ऑन द स्पॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट टेस्टिंग आ जाती है। इनडायरेक्ट टेस्टिंग जो होती है इसमें बेसिकली एबिलिटीज़ को हम देखते हैं। मसलन हम ग्रामर नॉलेज देखने के लिए किसी को कहेंगे कि आप ये ऐसे लिख कर दिखाएं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम उसकी ग्रामर देख रहे हैं, लेकिन हम उसको उसको किसी और स्किल के थ्रू जो है वो जज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली उसको वो चीज़ नहीं कहते जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ जाता है। दोनों का मैं आपको एक साथ कॉन्सेप्ट देती हूँ। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है ना, इसमें कंपैरिजन शामिल होता है। मसलन कि एक तालिब इल्म ने दूसरे के मुकाबले में कितना अच्छा किया है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स होते हैं हम उसको लेते हैं। इसमें डायरेक्टली जो है वो कंपेयर किया जाता है। अगर एक पर्सन के 99 मार्क्स आए हैं तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट पर होगा, ठीक है, और उसी को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये मोस्टली जो है वो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए रेफ़र किया जाता है, ठीक है, कि जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, जो क्राइटेरिया पर ज़्यादा उतर रहा है, ठीक है, उसको रख लेते हैं और जो बाकी होते हैं उनको निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ जाता है। इसमें क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि 60 से 70 मार्क्स वाला जो है वो पास है, तो उसके अंदर अंदर जितने भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो सारे पास कंसिडर किए जाते हैं। तो इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं कि इसमें एक हमें क्राइटेरिया दे दिया जाता है, इसमें कोई कंपैरिजन शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 तरह के कॉन्सेप्ट थे कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है ना, इसमें कंपैरिजन शामिल होता है, ठीक है, इसमें कंपेयर किया जाता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ, उसकी एबिलिटीज़ को दूसरे पर्सन के साथ। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कंपेयर नहीं किया जाता, इसमें जस्ट क्राइटेरिया दे दिया जाता है, ठीक। के बाद हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग आ जाता है। डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग में एक वक्त में एक एलिमेंट की जाँच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ग्रामर की जाँच करनी है तो जस्ट हम ग्रामर की करेंगे, ये नहीं कि हम वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन सारे स्टेप्स देख रहे हैं। तो डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग में हम एक वक्त में एक ही एलिमेंट की जो है वो जांच करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिव टेस्टिंग आ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जो टैलेंट्स होते हैं ना उनको देखते हैं, लैंग्वेज एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं और डायरेक्टली जो है वो ये फॉर टास्क हम इसको देखते हैं, इसकी जांच वगैरह शामिल होती है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो था ये डिस्क्रीट वर्सेस इंटीग्रेटिव में था कि डिस्क्रीट में जस्ट एक एलिमेंट को एक ही वक्त में देखते हैं, ठीक है, जबकि इंटीग्रेटिव में हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और मल्टीपल जो हमारे पास स्किल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास टैलेंट्स होते हैं, हम उनको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास MCQs टाइप चीज़ें होती हैं, राइट एंड रॉन्ग आंसर्स होते हैं, ठीक है।
उसको देखते हैं। जबकि सब्जेक्टिव जो होता है ये बेसिकली हमारे पास इसमें जो एग्जामिनर होता है उसकी जजमेंट शामिल होती है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिखा है तो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको कितने नंबर देगा। वो आपको 6 नंबर भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। इसी तरह आपके कंपैरिजन में कोई और पर्सन है तो उसको वो ज़्यादा भी नंबर दे सकता है। तो इस पर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्टिव टेस्टिंग जो होता है ना बेसिकली ये मोस्टली जो है वो एग्जामिनर पर बेस्ड करता होता है और एग्जामिनर की जजमेंट इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग जो होता है इसमें हमारी कम्युनिकेशन जो होती है उसको देखा जाता है लैंग्वेज से रेलेवेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है। सबको मैंने 1 बाय 1 ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ईजी वर्ड्स में चाहते हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉमेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए आपकी कोई क्यूरीज हैं। ठीक है, तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ईजी चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें जो है उनको याद रखें। ठीक है, यहाँ पर मे भी कोई डेफिनेशन ऐसी हो सकती है जो डिफ़िकल्ट हो, जिसकी वर्डिंग डिफ़िकल्ट हो और आप लोगों को वो ना समझ आ रही हो, तो आप लोगों को ईजी सी डेफिनेशन जो है सेंड कर दी जाएगी कमेंट सेक्शन में। आप पूछ सकते हैं जिस भी चीज़ में आप लोगों को मसला है। मे भी कोई चीज़ ऐसी जो मुझे लगता हो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो आप लोगों को पता होगी, लेकिन आप लोगों को शायद ना पता हो, तो आप लोग वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 32 आ जाता है जिसमें करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं गुड टेस्ट के। गुड टेस्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी, बेसिडनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारे स्टेप्स हैं जिनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी पहले तो आ जाता है, ये एक तरह से फेयर जजमेंट होती है, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों को जो है वो ट्रू फॉल्स में आंसर्स दे दिए जाते हैं। एक ही आंसर को टिक करना होता है। ठीक है, उस पर सर्कल लगाना होता है, उसको मार्क करना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई जो है वो अनफेयर आप कह सकते हैं जजमेंट नहीं शामिल होती, बल्कि ये फेयर जजमेंट होती है और ये जो है वो अनबायस होता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेसिडनेस आ जाता है। अब इसमें वो बताते हैं कि टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बयान करदा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो टेस्ट होता है। ठीक है, और उसके क्लियर गोल्स होने चाहिए। मेक श्योर हो कि हर क्वेश्चन का कोई ना कोई पर्पस हो। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ जाती है, मतलब कि ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हमारे कोई भी टॉपिक है उससे रेलेवेंट है उन सबको कवर करे। फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज से रेलेवेंट है तो उसमें ग्रामर, वोकेबलरी, ऑर्थोग्राफी, कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन, हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वैलिडिटी आ जाती है। वैलिडिटी की एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऊपर दे दी है कि रेलेवेंट होनी चाहिए, जो चीज़ पूछी जाए उससे रेलेवेंट ही टेस्ट होना चाहिए, कोई इररेलेवेंट मटेरियल ऐड नहीं होना चाहिए या वो ना पूछा जाए। उसके बाद हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आ जाती है। ऑपरेशनल है, प्रेडिक्टिव है, कंटेंट है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आ जाती है। सबको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें हमारे पास ऑपरेशनल वैलिडिटी है कि ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, उनके लिहाज से जो है वैलिडिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो टास्क हैं टेस्ट में, ठीक है, वो डेफिनेट एक्टिविटीज़ और क्वालिटीज़ जो हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए काफ़ी हैं, तो तब जाकर वो जो है वो ऑपरेशनल वैलिडिटी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट के जो स्कोर्स है वो प्रेडिक्ट करता हो फ्यूचर परफॉर्मेंस को। ठीक है, तब जाकर वो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहलाएगा। उसके बाद कंटेंट वैलिडिटी है कि कंटेंट के लिहाज से जो है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब कि जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो ओवरऑल जो हमारा कोर्स होता है उसके कंटेंट को जो वो रिप्रेजेंट करता हो, ये ना हो कि इररेलेवेंट मटेरियल ऐड किया गया हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। मुख्तलिफ जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है ना, ठीक है, उन पर गौर करके जो है वो टेस्ट को समझना, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। ठीक है, तो ये 4 तरह की टाइप्स हैं। ये आप लोगों को मे बी लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जो इम्पॉर्टेंट ऐड की जाती हैं, ऑब्वियसली बात है हर एक का एग्ज़ाम डिफरेंट होता है, तो हर तरह की चीज़ जो है रिपीट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाती है। इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि रिलायबल टेस्ट जो है वो देता है सिमिलर स्कोर्स जब भी लिया जाए अगेन एंड अगेन इन द सेम कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी, वो 2 तरह के फैक्टर्स हैं। टेस्ट योर टेस्ट इटसेल्फ है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी, वो कौन कौन से मेथड, टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड है, पैरेलल फॉर्म मेथड है और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। ठीक है, पहले हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम टेस्ट जो है वो दिया जाता है ट्वाइस, यानी कि 2 बार, और स्कोर जो है वो सिमिलर रहे। उसके बाद हमारे पास स्प्लिट हाफ मेथड जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें चेक करना कि ओड और इवन नंबर क्वेश्चंस जो हैं टेस्ट में वो सिमिलर स्कोर देते हैं। एंड देन हमारे पास पैरेलल फॉर्म मेथड है। पैरेलल फॉर्म मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट लेकिन इक्वली गुड वेरिएंट,
टेस्ट लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास पैरेलल फॉर्म मेथड शामिल है। देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। इसमें क्या होता है कि फ़र्क शामिल होता है हायर और जो लोअर ग्रुप होता है उनके दरमियान, ठीक है। देन हमारे पास प्रैक्टिकेबिलिटी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि मेक श्योर करना कि टेस्ट जो है वो ज़्यादा ट्रिकी ना हो, ठीक है, ईजी भी हो और कन्वीनियंट भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर करता है, वो फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं। कंपैरेबिलिटी आ जाता है। इसमें वो कहते हैं कि इंश्योर करना कि रिजल्ट्स हैव द सेम मीनिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। और एक कॉमन लैंग्वेज, एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ करना चाहिए जो कन्वे कर सके कॉमन लैंग्वेज टू एवरीवन, हर एक के लिए जो है वो रिजल्ट्स जो होते हैं उनका सेम मीनिंग होना चाहिए। आगे है सिंप्लिसिटी में क्या होता है, सिंप्लिसिटी में टेस्ट को समझने में आसानी होनी चाहिए, ये चीज़ का जो ख़ास ध्यान रखना चाहिए। कोई एम्बिगियस टेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए या फिर क्लियर ना हो टेस्ट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्कोरेबिलिटी आ जाती है। टेस्ट को स्कोर करना आसान होना चाहिए, हर सवाल के मखसूस मार्क्स होने चाहिए, सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक 33 है जिसमें हमारे पास टेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल है। 4 तरह के स्किल बताए गए हैं। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन, बहुत दफ़ा ये चीज़ें रिपीट हुई हैं, रीडिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लेन करना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है कि स्पीकिंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, राइटिंग में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, जस्ट सिंपल वर्ड्स में बताया गया है। टाइम क्यों वेस्ट करना है इन चीज़ों पे, ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी है, आप लोग इनके बारे में खुद भी लिख सकते हैं अगर आप लोग इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 34 है जिसमें अगेन उसी के कॉन्सेप्ट जो है उसके सब स्किल्स बताए गए हैं। वोकैबुलरी टेस्ट आ जाता है, ग्रामर टेस्ट आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद यूजिंग वेब फॉर लैंग्वेज टेस्टिंग, ये वाला 4th पॉइंट जो है इसमें यूजिंग वेब का मतलब क्या है कि जी इंटरनेट का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल करना, ठीक है। जस्ट ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इन चीज़ों में से भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी रह जाए जो ना समझ आई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन बार बार कह रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों ने अपनी क्यूरीज वहाँ पर पुट करनी है, वो हमसे पूछनी है, तो आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। बाकी आई होप सो कि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे हो रहे होंगे, जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ कि आप लोग अब फाइनल की अच्छी प्रिपरेशन करें, और जिनका एग्ज़ाम रहता है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।